दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेंगी सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग में बस ड्राइवर के रूप में नौकरी करते हुए आज लगभग 12 साल हो चुके हैं। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये उस वक्त की है जब मैं नया नया ड्राइवर बना ही था। और जिस एरिया में मेरी ड्यूटी लगी थी, उस एरिया के रास्तों के बारे में और उन जगहों के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। दरअसल जब वे घटना मेरे साथ हुई, उस वक्त बारिश के दिनों का मौसम था और मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। मुझे रात को 8 बजे अपनी बस को स्टार्ट करके उसे सुबह 8 बजे तक उसकी मंजिल तक पहुंचाना रहता था। जब वे घटना मेरे साथ हुई थी, तो उस वक्त पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। और उस बारिश के मौसम के बीच मुझे रात को अपनी बस को उन हिमाचल की सुनसान और घुमावदार सड़कों पर चलना पड़ता था। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि दिन की तुलना में रात के समय काफी कम लोग ट्रेवल करते हैं, और इसी वजह से मेरी बस में काफी कम सवारियां हुआ करती थी। और रात के वक्त जो भी सवारियां बैठा करती थी, वो लगभग रात के 1 या 2 बजे तक अपनी मंजिल पर पहुंचकर उतर जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे बस को खाली ही चलाना पड़ता था। उस दिन भी लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मेरी बस में काफी सवारियां कम थी। अब उन कम सवारियों को लेकर ही मैं अपनी बस को चलाए जा रहा था। तभी मुझे आगे आने वाले गांव के एक बस स्टैंड पर अपनी बस को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि उस बस स्टैंड से मेरी बस का जो कंडक्टर था उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी और उसी जगह कोई दूसरा कंडक्टर आने वाला था, या मैं यूं कहूं कि आने वाली थी। दरअसल अगले स्टैंड से जो लड़की बस कंडक्टर की ड्यूटी संभालने वाली थी, उसकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। और अपनी शादी की वजह से वे काफी दिनों से लंबी छुट्टियों पर चल रही थी। आज पहली बार वे वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आई थी। इसके बारे में मुझे पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। इससे पहले भी उस लड़की के साथ 3-4 महीने तक मैं काम कर चुका था। उसका नाम प्रियंका था और वो बोलचाल में काफी अच्छी थी। रात के वक्त उससे बातें करते करते सफर कब कट जाता था, इसका मुझे कभी पता ही नहीं चलता था। लेकिन उस दिन जब प्रियंका ने उस बस स्टैंड से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया, तो उसके बाद में चढ़ने के बाद मुझे उसके बर्ताव में कुछ अलग सा लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर अपने दुपट्टे से एक बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था और वो बस में बैठी हुई सवारियों पर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। मैंने उसके बर्ताव को देखकर सोचा कि शायद घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, इसी वजह से प्रियंका का स्वभाव आज थोड़ा उजड़ा हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैंने बस चलाते हुए जब अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा, तो उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे होंगे। और उस वक्त तक बस की लगभग सभी सवारियां बस से उतर चुकी थी। अब बस में सिर्फ कुछ 2-4 सवारियां ही शायद बैठी हुई थी। लेकिन आज मुझे बहुत ही अजीब लगा कि प्रियंका भी उन सवारियों के साथ में ही बैठी हुई थी और उसने अब भी बहुत लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बस में बैठी हुई सवारियों को टिकट बनाते ही प्रियंका मेरे पास आके कैबिन में बैठ जाया करती थी और फिर हम लोग बहुत सारे गप्पे लगाते हुए अपने सफर को तय किया करते थे। लेकिन उस दिन वो मेरे पास केबिन में नहीं आई थी। वे बस में पीछे की तरफ ही बैठी हुई थी। तभी मैंने भी इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और मैं बस बस चलाने में बिजी रहा। उसके थोड़ी ही देर बाद जो बस में 2-4 सवारियां भी बैठी हुई थी, वो भी अब उतर गई थी। उस दिन बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। इस वजह से हमें सवारियां भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से अब बस बिल्कुल खाली हो गई थी। लेकिन मुझे तो तय समय पर बस को उसकी मंजिल तक पहुंचाना था, चाहे उसमें कोई सवारी बैठी हो या उसमें ना बैठी हो। मैंने सोचा कि शायद आगे आने वाले किसी गांव में सवारी मिल जाएगी। बस यही सोचकर मैं बस को चला रहा था। उस वक्त जब मैंने घड़ी का टाइम देखा तो लगभग 12:30 बज चुके थे। लेकिन तभी अचानक प्रियंका मेरे पास आके केबिन में बैठ जाती है। अब उसने लंबा सा घूंघट निकाला हुआ था। तभी मैंने उससे कहा कि अरे प्रियंका, कैसी हो तुम? और आज तुमने इतना लंबा सा घूंघट क्यों निकाल रखा है? यहाँ थोड़ी कोई तुम्हारे ससुराल वाले हैं जो तुम इतना बड़ा घूंघट निकाल के बैठी हुई हो। लेकिन इस पर वो मुझे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मैं उसे फिर से पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम जो आज इतना चुप क्यों हो? तभी वे अपना घूंघट ऊपर उठाए हुए मुझसे कहती है,
तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझसे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तभी इसकी ये बात मुझे थोड़ी बुरी लग जाती है। अब उससे बिना बोले ही मैं बस चलाए जा रहा था, लेकिन आज उसकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका गला पूरी तरह से बैठा हुआ हो। वो बहुत ही अजीब और खसरी हुई आवाज में बोल रही थी। तभी पता नहीं थोड़ी देर बाद मुझे फिर से खुजली हुई कि मैंने उसे फिर से कहा कि अरे प्रियंका, शादी की मिठाई लेकर नहीं आई? तभी उसने फिर से अजीब सी आवाज में मुझसे कहा कि लाई हूं ना, क्या तुम वो खाओगे जो मैं लेकर आई हूं? तभी मैंने उससे कहा कि अरे क्यों नहीं, अगर तुम खिलाओगी तो मैं जरूर खाऊंगा। बस मेरे इतना कहते ही उसने अपना बैग से कुछ निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसने जो अपने बैग से मुझे खाने के लिए दिया, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। तभी मैं उससे कहता हूँ कि अरे प्रियंका, ये क्या मजाक है? और ये तुम्हें कहाँ मिला? और ऐसी चीजें तुमको अपने पास क्यों रखती हो? इतनी रात को भला ऐसे कोई मजाक करता है क्या? दरअसल उसने अपने बैग में एक इंसान की कंगाल की मुंडी निकालकर मेरे सामने रख दी थी, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अभी उसको मैं ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वे मुझसे कहती है कि क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो भी तुमको खाने को दूंगी वो तुम खा लोगे। अब तुम्हें इसको खाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कहता हूं कि तुम कैसी बात कर रही हो, भला कोई इंसान की हड्डियां कैसे खा सकता है? तो वो मुझसे कहती है कि अगर मैं खा सकती हूं तो तुम क्यों नहीं खा सकते? और अगर तुम नहीं खा सकते हो तो आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, और मेरे साथ चलकर तुम भी मेरे साथ मेरे जैसे बन जाओगे, और उसके बाद तुम आसानी से इंसान की हड्डियां खा सकोगे। तभी मैं उससे कहता हूं कि अरे तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आखिर आज तुमको हो क्या गया है? लगता है इतने दिन घर पर छुट्टियां काटने की वजह से तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। अभी मैं उससे ये सब इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, और आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। मेरा इतना कहने पर वे अचानक से मुझे एक अजीब सी भारी आवाज में बोलती है कि दिमाग मेरा नहीं बल्कि तेरा सटिया गया है, जो तू मेरे साथ इतना ज्यादा बोल रहा है। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने एक शब्द भी बोल पाए। तभी मैं उसकी इस बात को थोड़ा मजाक में लेता हूं और कहता हूं कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं पाता? मैं तो आसानी से बोल रहा हूं। मेरी ये बात सुनकर वे कहती है कि अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन अब तू ज्यादा नहीं बोल पाएगा। और मुझसे इतना कहकर वो जोर जोर से एक अजीब तरीके से आवाज निकाल के हंसने लगती है, और उसके बाद उसने अचानक से अपने सिर के ऊपर से वे दुपट्टे से जो घूंघट निकाला हुआ था वो हटा देती है। उसके घूंघट हटाते ही जैसे ही मेरी नजर उसके ऊपर गई, तो उसकी तरफ देखते ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उस वक्त मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे सामने क्या बैठा है, और अगर इसकी ये हालत है तो फिर ये कैसे बोल पा रही है। अचानक से मेरे पूरे शरीर से डर के मारे पसीने निकलने लगते हैं और मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। दरअसल जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया, तो मैंने देखा कि उसका सर ही नहीं है। उसका सिर्फ शरीर का धड़ ही मेरे सामने बैठा हुआ था। उसका कटा हुआ सिर, उसकी कटी हुई गर्दन से अब लगातार खून बह रहा था, जिसकी वजह से मेरी बस का पूरा केबिन चारों तरफ खून से बह गया था। अब ये देखकर मैं समझ गया था कि ये प्रियंका नहीं, बल्कि प्रियंका का रूप लेकर कोई भूत प्रेत या फिर कोई आत्मा या छलावा है। इसके चंगुल में आज मैं बुरी तरह से फंस चुका हूं, और आज मेरी जिंदा बच पाना अब लगभग नामुमकिन है। अब मैं मेरे मुंह से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरी तो हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और जब मैंने एक नजर सामने की तरफ दौड़ाई, तो जिस रास्ते में बस चला रहा था, वे भी आज रास्ता वो वाला नहीं था जिसमें मैं रोज बस को चलाया करता था। पता नहीं उससे बात करते करते वक्त मैं रास्ता कैसे भटक गया, और अब मैं किसी अजीब सी और सुनसान रास्ते पर था, जहां चारों तरफ घने अंधेरे और रास्ते, दोनों तरफ से वीरान जंगल के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे थोड़ी ही देर में बस कहीं पर जाकर ठुक जाएगी, क्योंकि मेरा शरीर अब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मेरे हिलाने पर भी मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। बस अब धीरे धीरे लुढ़कते हुए उस रास्ते पे आगे की तरफ जा रही थी। तभी अचानक वे सिर कटी हुई औरत मुझसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम तो डर गए? लेकिन उसकी तरफ देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसका मुंह ही नहीं है तो वो मुझसे बात कहां से कर रही है। उसके बाद
वे औरत उस मुंडी को उठाकर मुझसे कहती है कि अब तो मुझे इसको खाना ही पड़ेगा, और अगर तुमको इसको नहीं खाओगे तो मैं जल्द ही तुमको इसे खाने के लायक बना दूंगी। मुझे इतना कहकर वे औरत उस मुंडी को अपनी कटी हुई गर्दन के ऊपर रखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब जैसे ही उसके अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी, तो वह मुंडी अपने आप हिल रही थी। उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें जान पड़ गई हो। अब वह मुंडी अपने आप इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई इंसान अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखता है। ठीक वैसे ही मुंडी भी इधर उधर से घूम रही थी। अभी मैं उसकी तरफ टक टक देख ही रहा था, तभी अचानक मुझे मेरे कानों में एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। उस धमाके के साथ ही मेरे शरीर में एक जोर का झटका सा लगता है, और उसके बाद मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि मैं उस सुनसान वीरान रास्ते में उस सड़क पे पड़ा हुआ हूँ, और मेरी जो बस है वो मेरी आंखों के सामने ही एक पेड़ के पास खड़ी है। और जब मैंने थोड़ा अपनी गर्दन को ऊपर करके देखा, तो मेरे पैरों की तरफ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घसीट कर बस से यहाँ तक लाया हो, क्योंकि वहां पर पूरी सड़क पर खून लगा हुआ था, और खून मेरे कपड़ों पे भी लगा हुआ था, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि बस के केबिन से मुझे यहाँ तक घसीट कर लाया गया है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह सरकटी औरत ही मुझे यहाँ तक घसीट कर लाई है, तो उसने अब तक मुझे जिंदा क्यों छोड़ रखा है। अभी मैं ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक उस बस के पीछे से वह सिर कटी हुई औरत निकल कर आती है, और इस बार उसने अपने हाथ में कुछ कुल्हाड़ी जैसा ले रखा था, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि ये औरत इस कुल्हाड़ी से शायद मुझे मार डालेगी। तभी मैं डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों के बल सड़क पर पड़े ही ऐसे ही खिसक खिसक के आगे जाने लगता हूँ। अब जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ घिसक रहा था, तो वह औरत एक अजीब तरीके से चिल्लाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। मैं उससे ये कहना चाहता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अब जिस रास्ते पर पड़ा मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ खिसक रहा था, उस रास्ते के एक तरफ बड़ी सी पहाड़ी और एक तरफ बड़ी सी खाई थी, और वह रास्ता उस पहाड़ी की तलहटी पर बना हुआ था। उस वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये मेरे जीवन का आखिरी पल है, और उस वक्त मैं अपने मन ही मन भगवान को याद करने लगता हूँ कि हे भगवान, अगर तू सच में इस दुनिया में है, अपना अस्तित्व रखता है, तो आज मुझे इस मुसीबत से कैसे भी बचा ले। अभी मैं भगवान को याद करते हुए अपने दोनों हाथों के बल पीछे की तरफ खिसक ही रहा था कि तभी अचानक उस पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर खिसक कर नीचे लुढ़क कर आता है, और अब वे पत्थर बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। तभी मैंने सोचा कि अगर आज ये औरत मुझे नहीं मारेगी, तो मैं तो वैसे भी इस पत्थर के नीचे दबकर मर जाऊंगा। अब मेरा मरना लगभग तय है, चाहे ये सिर कटी हुई औरत मुझे मारे या फिर इस पत्थर में आकर मैं मर जाऊं। अभी ये सोचकर मैंने अपने सारी उम्मीदें खो ही दी थी, और अब मैंने अपने आप को बचाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सब कोशिशें बेकार। तभी वह लुढ़कता हुआ पत्थर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, और वो एक बार तो वहां पर खड़ी हुई उस बस की छत के ऊपर आकर गिरता है, और फिर उस कटी हुई औरत को टक्कर मारते हुए उसे खाई में गिरा देता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत अचानक से कहाँ गायब हो गई। क्या वे उस पत्थर से टकरा के उस खाई में गिर गई, या फिर उस पत्थर की टक्कर लगने से पहले ही वे कहीं गायब हो गई। अभी मैं उस सड़क पर पड़ा ये सोच रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा हो, और अब वे मुझे बड़ी जोर से उस सड़क से पीछे खाई की तरफ घसीट रहा है। तभी मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी धड़ाम से उस खाई के अंदर गिर जाता हूँ। लेकिन उस खाई में गिरते वक्त मेरी नजर एक बार उस बस की तरफ चली गई। जब मेरी नजर उस बस की तरफ गई, तो मैंने देखा कि वो सरकटी औरत अभी भी उस बस के बगल में ही खड़ी थी। लेकिन अगर वह औरत उस वक्त उस बस के पास खड़ी थी, तो फिर मुझे ये घसीटकर इस खाई के अंदर किसने गिराया। अब ये मुझे समझ नहीं आता। जब जैसे ही मैं उस खाई में गिरता हूं, तो मैं बेहोश हो जाता हूं। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे ये एहसास हो गया कि मैं उस खाई में किसी पानी में गिरा हूं, जैसे कि उस खाई में कोई नदी बह रही हो, और उस नदी में गिर गया हूं, और मुझे ठीक ऐसा ही एहसास हुआ। लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उससे आगे मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मेरी आंख खुली, तो मैं किसी घर के अंदर लेटा हुआ था। उस वक्त मुझे मेरे कानों में भेड़ों के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अभी मैं बिस्तर से उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक वहां पर एक आदमी आता है और मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, आप लेटे रहिए,
आप अभी उठने की हालत में नहीं है। तभी मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पे कैसे आया। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि उस्ताद, मैं तो एक चरवाहा हूँ जो इस हिमाचल की पहाड़ियों में अपनी भेड़ों को चराने का काम करता हूँ। लेकिन आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप हमारे गांव से जो रोजाना बस गुजरती है ना, उसके ड्राइवर हो। मैंने पहले भी आपको कई बार देखा है, क्योंकि मैं कई बार आपके साथ उस बस में सफर भी कर चुका हूँ। तब वह आदमी मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं उस्ताद। फिर वह आदमी मुझसे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप उस खाई में गिरे कैसे? क्या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था? तब मैंने उस आदमी को मेरे साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि उस्ताद, आप इसे कोई भगवान का करिश्मा ही मानो जो कल रात आपकी जान बच गई। वरना मैंने सुना है कि उस पहाड़ी वाले रास्ते पे एक छलावा रहता है जो अलग अलग रूप बदल कर लोगों को पहले तो रास्ता भटकाता है, फिर उन्हें किसी सुनसान रास्ते पर ले जाकर जान से मार देता है। इसी वजह से हम चराहे लोग भी कभी कभी उस रास्ते की तरफ अपनी भेड़ों को लेकर नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो शाम होने से पहले ही अपने घर की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि रात के वक्त उधर जाना खतरे से खाली नहीं। मैंने उस चरवाहे से पूछा कि आखिर तुमने मेरी जान कैसे बचाई और मैं तुम्हें कहाँ मिला? तो उस चरवाहे ने मुझसे कहा कि उस्ताद, मैं तो अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए उस नदी की तरफ चला गया था, पर तभी मुझे उस नदी में पानी में बहते हुए नजर आए। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई मर गया है और उसी की लाश है, पर जब मैंने आपको पानी से बाहर निकाला तो आपके चेहरे को देखकर मैं आपको पहचान गया। ये तो वही उस्ताद है जो हमारे गांव में बस के ड्राइवर हैं। उसके बाद मैं आपको कल रात ही अपने घर ले आया, पर उस वक्त से लेकर अब तक आप बेहोशी की हालत में थे। वो तो अच्छा है कि आपको